हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं एस.के. तिवारी, भूगोल विषय विशेषज्ञ, पुनः एक बार आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। और बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर वाइज जो सिलेबस हैं नई शिक्षा नीति के, इसी पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इसी के साथ हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत, फिजिकल ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, भू संतुलन के संदर्भ में हम लोग चर्चा किए कि यह विचारधारा कब और कैसे आई। ठीक ना। 1889 ईस्वी में डटन महोदय ने इस पे बड़े पैमाने पर काम किया था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से विकास तब हुआ जब कल्याण और कल्याणपुरम यानी कि भारत का जो सिंध गंगा का मैदानी क्षेत्र रहा, उसमें जॉर्ज एवरेस्ट साहब के नेतृत्व में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। और इसी समय यह जो विचारधारा है उसका व्यापक पैमाने पर विकास हुआ। इसके संदर्भ में बच्चों हम लोगों ने जॉर्ज एरी की संकल्पना चर्चा किया था, और हमने देखा कि जॉर्ज एरी महोदय बताते हैं कि धरातल के ऊपर जो विभिन्न उच्चावच के भू स्थलाकृतियां हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, घाट तट हो, ये सभी आकार स्वरूप में भिन्न भिन्न हैं और इस नाते संतुलन की अवस्था में है। इनके इस नाते बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि इनमें ऊंचाई और गहराई के बीच काफी बड़े पैमाने पर संतुलन देखने को मिलता है। धरातल पे जो भाग सबसे अधिक ऊंचा है, उसका सर्वाधिक भाग धरातल के अंदर धंसे हुए अवस्था में है। इसी वजह से वह अपने को संतुलन की स्थिति में बनाए हुए हैं। हम लोग यह भी पढ़े थे कि जॉर्ज एरी महोदय का जो सिद्धांत है वह आर्किमिडीज के तैराव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो नाव समुद्र क्षेत्र में चलती है तो नाव का अधिकांश हिस्सा जल के अंदर डूबा होता है और कुछ हिस्सा केवल बाहर दिखाई देता है। सेम इसी कल्पना पर जॉर्ज एरी महोदय ने अपने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था। आगे चल करके इन्हीं की संकल्पना पर चर्चा करते हुए भू संतुलन के संदर्भ में प्राट महोदय ने अपने विचार प्रकट किए, और इनका विचार एरी के विचार से बिल्कुल भिन्न है। एकदम आपको अलग लगेगा, क्योंकि यह गहराई को महत्व देते थे, लेकिन प्राट महोदय ने जो कल्याण और कल्याणपुरम के बीच जो अंतर आया था 5.236 का, तो प्राट महोदय जब अपना उस पर गणना किए तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी अंतर और आएगा। अब इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने अपना तर्क दिया और बताया कि धरातल के ऊपर जो भी भूस्थल या भू स्थलाकृतियां या विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं, इस नाते स्थिर अवस्था में हैं, क्योंकि वह भिन्न भिन्न घनत्व की चट्टानों से निर्मित हुए हैं। ठीक ना। मतलब अब यह घनत्व डेंसिटी को महत्व मान रहे हैं, जबकि जॉर्ज एरी महोदय किसको मानते थे? गहराई को, धसाव को ज्यादा मानते थे। लेकिन इन्होंने बताया कि चट्टानों का जो घनत्व होता है वह अलग अलग होता है, भिन्नता होती है, लेकिन यह जो भिन्नता है बच्चों, कुछ गहराई पर जाकर के धरातल के अंदर कुछ गहराई पर जाने पर एक क्षतिपूर्ति तल होता है। यहां डायग्राम में आप देखें तो इस डायग्राम के माध्यम से प्राट महोदय अपने संकल्पना को बताने का प्रयास करते हैं कि धरातल के कुछ गहराई पर एक क्षतिपूर्ति तल होता है
और उस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, उन सभी स्थलाकृतियों के घनत्व में असमानता होती है, अंतर होता है। जबकि इस क्षतिपूर्ति के नीचे सभी का घनत्व क्या होता है? समान होता है। इस क्षतिपूर्ति तल पर सभी प्रकार के भू स्थलाकृतियों का जो घनत्व है समान है, लेकिन इसके ऊपर इनके घनत्व में निरंतर असमानता या भिन्नता देखने को मिलता है। और यहां तक इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि धरातल के ऊपर जो सबसे अधिक ऊंचा उठा भाग है वह सबसे कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद उससे जो नीचा है वह उससे अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित है। ठीक ना? यहां आप देखें तो यहां पे डायग्राम में ये पारा है, उन्होंने एक विकर में पारे में विभिन्न घनत्व के कई टुकड़ों को उन्होंने डुबोया, जो सभी पारे में जाकर के नीचे तल पर सभी का जो निचला तल था वह समान था कुछ गहराई में जाकर के पारे के अंदर, लेकिन ऊपर सबकी ऊंचाई में भिन्नता देखा गया। उन्होंने पाइराइट लिया, जस्ता लिया, चांदी लिया, टीन, लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, ये विभिन्न प्रकार के तत्वों को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे पारे में डाला और डालने के बाद उन्होंने पाया कि पाइराइट जो सबसे हल्का होता है, इसका सबसे कम घनत्व होता है, वह काफी ऊंचा उठा था। उसके बाद जस्ता और टीन थे, फिर उसके बाद लोहा था, फिर निकिल था, फिर तांबा था, फिर सीसा था। यानी इस आधार पे हम कह सकते हैं या प्राट महोदय का मानना था कि जो सबसे सर्वाधिक ऊंचा है वह सबसे कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित है, जबकि जो सबसे धरातल के ऊपर बहुत नीचा है वह सबसे अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित है। यानी पाइराइट का घनत्व सबसे कम है और सीसे का घनत्व सबसे अधिक है। इसी वजह से वह धरातल के अंदर या उसका जो धरातल के ऊपर ऊंचाई है कम है और पाइराइट का ऊंचाई सबसे अधिक है। यानी कुल मिलाकर देखें तो ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध है। ऊंचाई और घनत्व में क्या है? उल्टा संबंध है। ऊंचाई व घनत्व में उल्टा संबंध है प्राट के अनुसार। ठीक है? जो सबसे ऊंचा है उसका सबसे कम घनत्व है, जो सबसे नीचा है उसका सबसे अधिक घनत्व है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग देखें तो इन प्राट महोदय के विचारधारा से पहले जॉर्ज यरी ने जो अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था, अब इनके बीच हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। दोनों के विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग थोड़ा कर लें। देखें आप तो यहां पर तुलनात्मक अध्ययन में एरी महोदय क्या बताते हैं? यदि सबसे पहला हम इसको मान लें नंबर 1, तो एरी महोदय बताते हैं कि हर जगह क्रस्ट का घनत्व समान है। ये बता रहे हैं कि जो भू प्रॉपर्टी है वह सभी जगहों पे समान है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, ये सभी जगहों पे क्या है? समान होते हैं। ठीक, जबकि प्राट महोदय ऐसा नहीं मानते हैं। वो सीधे बताते हैं कि घनत्व में हर जगह समानता नहीं है, बल्कि सभी जगहों पे असमानता देखने को मिलता है। यहां पे बता रहे हैं कि सभी जगहों पे घनत्व में असमानता देखने को मिलता है। जो समुद्री क्रस्ट है और उसके ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां के घनत्व में काफी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। ये पहली तुलनात्मक व्याख्या है। दूसरा हम देखें तो एरी महोदय बता रहे हैं कि जहां धरातल के ऊंचे भाग हैं या भू स्थलाकृतियां हैं, पर्वत पठार, वहां स्थल मंडल की गहराई भी ज्यादा होगी, यानी धंसाव। जो सबसे ऊंचा है, पर्वत सबसे ऊंचा होता है, ठीक, तो वह
जमीन के अंदर जब वहां पे अवलोकन किया जाएगा, जहां पे कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसके अंदर ये धरातल मान लें तो नीचे वह काफी गहरा होगा धरातल के अंदर, ठीक ना। जबकि प्राट महोदय बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पहाड़ पठार, मैदान आदि सभी का जो जड़ है वह एक समान होता है, ऐसा वो बताते हैं। चाहे वो कितना ऊंचाई के हों, विभिन्न प्रकार के उच्चावची क्षेत्र हों, लेकिन सभी की जो गहराई है वह समान होती है। बस धरातल के ऊपर उसमें क्या होता है, अंतर होता है ऊंचाई में, जैसा कि भी आप लोग वीडियो में देखे भी हैं। तीसरा जो तुलनात्मक अध्ययन है जॉर्ज एरी और प्राट महोदय के विचारधाराओं में, वो यह है कि यदि महोदय बताते हैं कि पहले से जो नियम था, ठीक, उसके आधार पर वो काम करता है, और जबकि प्राट महोदय बता रहे हैं कि भू संतुलन की जो अवधारणा है वह समान गहराई के स्तर पर आधारित होती है, ठीक है। फिर चौथा जो तुलनात्मक अध्ययन है वह एरी महोदय बता रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र के संतुलन के संदर्भ में, जो कि इसी पे सर्वे चल रहा था जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के नेतृत्व में, तो बताते हैं कि लगभग इनका जो अवधारणा था एरी महोदय का, वह व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है, ठीक, क्योंकि एरी महोदय ने हिमालय के संतुलन के लिए एस्थोनोस्फीयर में इसकी गहराई लगभग 80 से 100 तक के नीचे बता दिया था, क्योंकि वो बताए थे कि कोई भाग, यदि किसी भू क्षेत्र का एक भाग ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसका 9 हिस्सा क्या होता है, धरातल के अंदर धंसे हुए अवस्था में होगा, एरी बताते हैं। इसी वजह से वह संतुलन की स्थिति में रह सकता है। यानी यदि हिमालय के ऊपर लागू करें तो हिमालय की गहराई कितनी है, सॉरी ऊंचाई लगभग 8,850, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास। इस हिसाब से यदि इसका हम 9 भाग में करें तो कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर के आसपास हिमालय के नीचे का जो भाग है, जड़ है, रूट है, वह धंसे हुए अवस्था में है। यह थोड़ा सा अव्यवहारिकता लगता है, सैद्धांतिकता पे आधारित नहीं है। जबकि प्राट महोदय बताते हैं कि जो गहराई थी वह समान है, ठीक, और उसके ऊपर चट्टानों के घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। तो यह जॉर्ज एरी और प्राट महोदय के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन को भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चल करके बच्चों, इसी भू संतुलन के संदर्भ में अन्य विद्वान के रूप में हम आर्थर होम्स को भी थोड़ा सा देखें। जॉर्ज एरी, प्राट के बाद आर्थर होम्स महोदय ने भी भू संतुलन के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चूंकि इनका मानना था कि धरातल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, वह उच्चावच इस नाते संतुलन की स्थिति में है क्योंकि इनके नीचे का जो भाग होता है धरातल के अंदर अधिक गहराई तक धंसा होता है। यदि आप डायग्राम देखें और यदि विचारों पे अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि आर्थर होम्स महोदय की भी जो विचारधारा है वह लगभग जॉर्ज एरी के विचारधारा से मेल खाता है। ठीक, देखें तो इन्होंने भूकंपी तरंगों के आधार पर, आर्थर होम्स महोदय ने भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की कई परतों के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों के बारे में उल्लेख किया। ठीक, और इन्होंने यह भी बताया भू संतुलन के संदर्भ में कि जो भाग ऊंचे उठे होते हैं, ठीक, वह स्थिर या संतुलन की अवस्था में बच्चों इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके नीचे का जो भाग है वह अधिक गहराई तक कम घनत्व वाले पदार्थों पर पाया जाता है। ठीक,
और निम्न भाग के भूभाग के नीचे अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो। तो ये जो पर्वत, ये जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं वह कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित होते हैं। जो सबसे अधिक ऊंचा है वह सबसे कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित हुआ है और उसका जो रूट है, जड़ है, नीचे का भाग, वह अधिक घनत्व की चट्टानों के ऊपर स्थिर है या टिका हुआ है। यदि आप देखें तो इस डायग्राम के माध्यम से ये आर्थर होम्स महोदय ने अपने डायग्राम के माध्यम से भी इस भू संतुलन के अपने संकल्पना को समझाने का प्रयास किया। यहां आप देखें विभिन्न उच्चावच के भूस्वरूप हैं। ये पर्वत है सबसे ऊंचा, यहां से आप देखें तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, फिर आपका मैदानी भाग है, फिर महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म या सागर तल है। तो सबसे ऊंचा भाग आपका इस डायग्राम चित्र में पर्वत है, माउंटेन। तो माउंटेन सबसे अधिक ऊंचा है, तो इसकी जो जड़ है वो यहां देखें अधिक गहराई तक धंसे हुए अवस्था में है। जो इसका रूट है काफी गहराई तक धंसे हुए अवस्था में है, या आप कह सकते हैं कि सियाल जो है वह सीमा के ऊपर टिके हुए अवस्था में, सियाल सीमा के ऊपर टिका हुआ है, स्थिर अवस्था में है। फिर आगे चल करके यहां देखें ये सीमा की बाउंड्री है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा, आपको पता है, सियाल, सीमा और नीचे। तो यहां पे माउंटेन सबसे ऊंचा इस वजह से स्थिर रूप में है, संतुलन की स्थिति में, क्योंकि उसका जो रूट है, जड़ है, वह बहुत गहराई तक धरातल के अंदर धंसे हुए अवस्था में है। जबकि सीमा को आप देखें तो सीमा बहुत गहरा या धंसे हुए अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यहां पे घनत्व अधिक है, जबकि सियाल का जो घनत्व है 2.7 है और सीमा का घनत्व 3.0 से ऊपर है। इसके बाद 3.4 तक हो जाता है और भी बढ़ता है गहराई के क्रम में। तो यदि इनके इस विचारधारा पे यदि हम अवलोकन करें, हालांकि हमने शुरुआत में बताया, तो इनका भी यह सिद्धांत धंसाव के नियम पे आधारित है या तैराव के नियम पे आधारित है, और ऐसा सिद्धांत जॉर्ज एरी महोदय ने दिया था। तो इनकी सिद्धांत में जॉर्ज एरी के सिद्धांत से काफी समानता देखने को मिलती है। फिर भी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आर्थर होम्स ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक परतों पर चर्चा किया, वह वर्तमान समय में बहुत ही लोकप्रिय और सार्थक सिद्ध हुआ है। तो आज का हमारा ये जो वीडियोस है यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आज के क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।